हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके 11th हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ हम फिजिक्स का शुरुआत से रिवीजन के उद्देश्य से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं सदिश से। तो भौतिक राशियों में जो चीज़ों की बात होगी तो सबसे पहले अदिश है। अदिश में इकाई होगी, इसकी कोई मापांक होगा, जैसे द्रव्यमान अदिश राशि है, आवेश, धारा, समय और भी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ये अदिश राशियाँ होंगी फिजिक्स में जिन चीज़ों राशियों को हमें पढ़ना है। और कुछ राशियाँ ऐसी होंगी जो रेशियो होगा दो समान चीज़ों का, इनमें केवल मापांक की बात हो पाएगी। जैसे अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक समान राशियों का रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई भी और मात्रक नहीं होता है। इसी तरह सदिश में आपका परिमाण होगा, मात्रक और दिशा भी होगी, ठीक है। जैसे वेग है, बल है, त्वरण है और बहुत सारी सदिश राशियाँ हैं। चुंबकीय क्षेत्र है बी, वैद्युत क्षेत्र ई है, विस्थापन है, ठीक है। और काफ़ी सदिश राशियाँ होती हैं, बल है, बल आपका लिखा हुआ है। तो ये आपकी सदिश राशियाँ यानी वेक्टर कहलाती हैं। इनका आगे हम डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले सदिशों के जो प्रकार हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। शून्य सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य सदिश कहलाएगा। सारणिक ए शून्य होगा, मॉड ए वेक्टर बराबर 0 है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 0 हो। उपयुक्त सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 0 ना हो, क्योंकि 0 मैग्नीट्यूड होगा तो फिर बात ही नहीं हो पाएगी किसी चीज़ की, तो उपयुक्त सदिश कह सकते हैं इसे। समान सदिश जिसकी दिशा समान हो, लंबाई समान हो। असमान सदिश जिसकी दिशा अलग अलग हो। तुल्य सदिश समान परिमाण हो और समान दिशा हो, यानी दिशा अगर समान है और समान परिमाण है तो हम तुल्य सदिश कह सकते हैं। ऋणात्मक सदिश परिमाण समान परंतु विपरीत दिशा में हो, इन्हीं को हम कह सकते हैं प्रतिदिश समांतर, एंटी पैरेलल। किसी भी सदिश का हमें इकाई सदिश निकालना हो तो सदिश बटे सदिश का मापांक, और इसको हम कैप से व्यक्त करेंगे। किसी भी सदिश का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और आई कैप, जे कैप, के कैप ये अलग से डिफाइन किए गए हैं। ये कहे जाते हैं लंब कोणीय एकक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी आपस में लंबवत होते हैं और इनका मान एक इकाई होता है, जिनको हमने डिफाइन किया है, नाम दिया है आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स एक्सिस पे आई कैप लिया जाता है, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे लिया जाता है के कैप। और ये तीनों स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, आपका नोटेशन भी ये ऑब्वियस है, तो यही लेके चलना है आपको। और भी हमें डायरेक्शन में अगर वेक्टर दिया होगा तो फिर उसका हमें कहीं ना कहीं से उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा होगा। जैसे हमें कोई वेक्टर ए दिया हो, मान लीजिए ए दिया है आई 3i माइनस 2j प्लस के, ये कोई वेक्टर के वैल्यू है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालने के लिए अगर हमें आई जे के टर्म्स में दिया हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट परिमाण इसका 3 का वर्ग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह हम इनकी यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और मैग्नीट्यूड निकाल कर। अब इनको हमें कोई किसी भी सदिश का जो निरूपण है इन जनरल वो इस तरह होगा। वेक्टर ए इन्होंने लिया है कैपिटल, ए एक्स आपका एक्स एक्सिस पर ये मैग्नीट्यूड नापा गया है, ए वाई वाई पे है और ए जेड एक्स या जेड एक्स पर ये नापा गया मैग्नीट्यूड है। और इसका अगर हमें मापांक निकालना है, इसी को हम परिमाण भी कह सकते हैं या मापांक, तो ये बराबर होता है रियल आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का और के का, ठीक है। तो इस तरह आप इसका मैग्नीट्यूड हमेशा निकाल सकते हैं। और कोई जैसे हमें दो ऐसे वेक्टर लिखना हो जिनकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो, परिमाण समान हो, तो हम जैसे 3i माइनस 4j ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर हम लें तो इसको हम कह सकते हैं 4i माइनस 3j। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 आएगा, देखिए, लेकिन ये दिशा इनकी अलग अलग है। तो इस तरह उदाहरण में पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं इन्हें। अब आता है इनको ऐड करना। किसी वेक्टर को इस रूप में दिया हो, दो वेक्टर ए और बी हो, तो वेक्टर ऐड करने के लिए हम पहले वेक्टर खींचते हैं, उसके बाद पहले की टेल पे हेड पर दूसरे की टेल रख के ये रिजल्टेंट मिला देते हैं, तो ये आपका ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। इसको हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं, आई आई जे जे के को, तो यार हो जाएगा। अगर हमें इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के गुणांक का वर्ग यानी ये जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग, तो इसे यहाँ से हम आसानी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आते हैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू पर।
तो देखिए यहाँ पे हमने दो वेक्टर ए और बी लिए हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा, और जो रिजल्टेंट है उसका एंगल आर है। यहाँ से ये एंगल अल्फा है आर का, और ये पूरा एंगल आपका थीटा है। तो रिजल्टेंट अगर हमें इसका निकालना है तो वैसे तो आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें सी का अगर मॉड लेके स्क्वायर कर दें, पहले हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा तभी स्क्वायर कर पाएंगे। तो अब वेक्टर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका जो मॉड का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी के। अगर हमें एंगल पता है ए और बी के बीच तो इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हमने जैसे ए वेक्टर लिया और ये बी लिया तो ये थीटा है। और कोण में भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा एंगल नापना है। जैसे वेक्टर ए इस तरह हो कहीं और ये मान लीजिए बी हो, अब हमें यहाँ ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, तो ये ए और बी के बीच का एंगल माना जाएगा। दोनों डायरेक्शन या तो दूर की ओर जाएं उस पॉइंट पे या उसी की ओर आएँ, वो डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। तो ये इनका मैग्नीट्यूड हो जाता है दो वेक्टर का। और अगर हमें आर मैक्स और मिनिमम की बात करनी है तो हमारा बस पूरा कॉस थीटा पर है। तो आर मैक्स के लिए हम कॉस थीटा को 4r मैक्स, कॉस थीटा की वैल्यू 1 लेते हैं और आर मैक्स की वैल्यू फिर हो जाती है a प्लस बी। इसी तरह आर मिनिमम निकालना हो तो कॉस थीटा -1 होगा, उस केस में ये a माइनस बी का डिफरेंस आएगा। ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और अगर हमें परिणामी का किसी एक ए वेक्टर से एंगल चाहिए हो तो फिर ये सूत्र लगा सकते हैं। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, यानी दो सदस्यों का अदिश गुणनफल या इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परमाणुओं के गुणनफल के और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमें इन्हीं का डॉट करना है, आई जे के में गिवन है ये जो ऊपर दिए गए थे, तो आई आई जे जे के कोफिशिएंट का गुणा कर देते हैं तो ए डॉट बी हमें इस तरह मिल जाता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं होती है, क्रॉस में अलग होगा। और ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, यानी किसी सदिश का उसी से डॉट प्रोडक्ट, इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट भी कहते हैं, और ये हमेशा उस सदिश के परमाणु के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश का उसी सदस्य से डॉट प्रोडक्ट हमेशा उस वेक्टर के परमाणु के वर्ग के बराबर होगा, ए डॉट ए स्क्वायर। अब आई डॉट जे डॉट के इन सब की वैल्यू 1 होगी और जे डॉट के डॉट आई ये सब 0 होंगे क्योंकि एंगल यहाँ 90 हो जाएगा। यहाँ कॉस 0 की वजह से 1 रहेगा, यहाँ कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएंगे। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप यहाँ पे इसको सदिश बनाता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और ए डॉट बी इक्वल टू होता है माइनस बी डॉट ए के। यहाँ डायरेक्शन हमें एडजस्ट करने के लिए माइनस लगाना होता है। और यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये ए और बी एक ही तल में है और ये एन होता है हमेशा लंबवत, यानी एन वेक्टर हमेशा उन तल के लंबवत होता है जिस तल में वो दो सदिश ए और बी हैं, क्योंकि दो सदस्य तो हमेशा समतली होते हैं। दो सदस्य अगर हमने अपने अकाउंट में लिए हैं, दो सदस्यों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली कोप्लेनर होंगे, यानी कोई दो सदस्य हमेशा संरेखी होते हैं। कोई भी दो सदस्य हम संरेखी नहीं समतली, कोई भी दो सदस्य हमेशा समतली होते हैं। या इसको हम ये कहें कि हम किन्हीं दो सदस्यों से हमेशा एक अलग समतल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो ए और बी जिस समतल में भी है उसके परपेंडिकुलर होगा आपका एन कैप, यानी एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर्स। और इसका डायरेक्शन निकालने में हमें आगे इस पर काफ़ी उदाहरण मिलेंगे देखने को, खास तौर पे जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा लॉरेंज फोर्स वगैरह में आपको ये करना होगा। अब हमें दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो अगर वेक्टर गिवन हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की है ए इक्वल टू यहाँ पे गिवन है ए एक्स आई ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब हमें निकालना हो ए क्रॉस बी, तो ये इक्वल निकालने के लिए पहले वाले में आई जे के लिख देंगे और दूसरे वाले में इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, इस तरह यहाँ बी के आ जाएंगे। और इसका प्रसार आप बिल्कुल जिस तरह डिटर्मिनेंट का प्रसार होता है और उसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया है। पहला वाला जब लेंगे तो इसका चिन्ह धन होता है, इसका ऋण इसका धन। अगर हमें यहाँ भी धन लगाना है तो इसको उल्टा बोल देंगे, तो बात एक ही है। तो जब ये आई लेंगे तो ये और ये छूटेंगे, ये 2/2 का आएगा आपका, तो उनका मान ये होगा। पहले ऐसे ही गुणा करेंगे 2/2 फिर ऐसे, दूसरे नंबर पर ये पहले पे ये वाला होगा, यानी इनका और फिर इनका, इस तरह प्रसार कर लेते हैं। आई क्रॉस जे किसी सदिश का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, और
अगर हमें अलग अलग का निकालना है तो इस क्रम में आप देख सकते हैं, आई जे के मैंने इस तरह लिए हैं। अगर हम जैसे आई क्रॉस जे है यहाँ पे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है आपका के, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पे। दो कोज्याएँ किसी सदिश की होती हैं और वो दो प्रकार से निकाली जा सकती हैं। तो कोई भी सदिश दिया हो, उसके तीनों अक्षों से कोण की बात हो रही हो, तो यहाँ पे मान लिया कि कोई सदिश ए एक्स है, कोई सदिश ए एक्स है, ए सदिश है जिसका वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स वाई आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। यहाँ मान लीजिए हमें ज्ञात हो ये कि जो वेक्टर ए है ये एक्स वाई जेड से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, ये हमें गिवन हो इस तरह एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस वाई और ये जेड। और मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो एक्स अक्ष से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा कोण बना रहा है, तो इनमें एक रिलेशन होता है। कॉस अल्फा को ही बोलते हैं एक्स अक्ष की डीसी, ये बराबर होती है ए एक्स अपॉन वेक्टर ए के। इसी तरह कॉस बीटा होगा ए वाई अपॉन वेक्टर ए, और कॉस गामा होगा ए जेड बटे वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे जब एरो नहीं लगा है तो आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो तीन ये डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और होता है, बस यहाँ एक गिवन नहीं है। अगर हम तीनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो मान 1 होता है, यानी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है इनमें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और ये तीन द्विकोज्याएँ होती हैं किसी भी अक्ष की, इससे भी निकाल सकते हैं, अगर एंगल दिया है तो इससे निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से। अगर हमें अक्षों की डीसीज निकालनी हो तो डीसी हमेशा 3 होंगी और 0 भी हो सकती हैं, लेकिन वर्गों का योग हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस की डीसीज अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे तो वो ये होगी 1 0 0, अभी भी 2 0 होंगी 1 1 होगी। इसी तरह वाई एक्सिस की 0 1 0 और जेड की होगी 0 0 1। ये 3 डीसीज होती हैं। अब आगे आते हैं इसमें फिजिक्स में इसका किस तरह यूज है, देखिए कुछ उदाहरण यहाँ भी दिए गए हैं। तो कोई वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें ये दिया है, आर ए माना है इसको। कोई वेक्टर बी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये 2 वाला है कोई पॉइंट, इसको बी माना है, यहाँ पे बी लिख लें, ये आर बी हो जाएगा। तो ए से बी तक का विस्थापन हमें लिखना है तो उसको हम वेक्टर के रूप में आर ए बी लिखते हैं। और आर ए बी का मान बराबर, ये जो आर ए दिया है इसको आप चाहें तो ओ ए वेक्टर भी कह सकते हैं, और यही आर ए माना है। ओ अगर ओरिजिन है तो ओ ए वेक्टर भी इसको हम कह सकते हैं। इन्होंने इसको आर ए माना है यहाँ, और ये आर बी है, इसी तरह इसको ओ बी कह सकते हैं। तो अगर हमें आर बी निकालना है यानी ए बी वेक्टर निकालना है तो हम इसे कहेंगे ओ बी माइनस ओ ए या आर बी माइनस आर ए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकल आता है वेक्टर रूप में। और सापेक्ष में ए का बी के सापेक्ष है तो वी बी माइनस वी है। अब देखिए कुछ डॉट प्रोडक्ट के उदाहरण हैं, जैसे वर्क डन है एफ डॉट आर, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। पावर भी इंस्टेंटेनियस पावर है वैसे, लेकिन इनका भी डॉट प्रोडक्ट लेके यहाँ पावर निकलता है। ये आपका वैद्युत फ्लक्स है ई डॉट ए। ये सब अदिश राशियों के उदाहरण हैं, 2 वेक्टरों के डॉट गुणन के। फाई बराबर बी डॉट ए, और ये बाकी सदिश है। देखिए ये सदिश का है, और ये है आपका संवेग आर गुणा पी, कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है आर गुणा पी, और पी है आपका लीनियर मोमेंटम। ये टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और ये लॉरेंज फोर्स है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है डी आर ओवर डी टी वेक्टर फॉर्म में। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन है, वेक्टर ए इक्वल टू डी बी ओवर डी टी, ये वेक्टर फॉर्म में है। और लॉरेंज फोर्स में अगर ई और वी दोनों हैं तो टोटल फोर्स इतना लगता है, ये होता है क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये टोटल लॉरेंज फोर्स है। अगर दोनों क्षेत्र अवेलेबल हैं तो फोर्स हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। यहाँ पे बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ई वैद्युत क्षेत्र है। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं अगर 2 सदस्यों के सदिश पता हो हम। यहाँ पे हमें ओ ए बी का अगर एरिया भी चाहिए तो हम ओ ए और ओ बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेके 2 से भाग दे देंगे। अगर समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं पता हैं ए ओ बी, तो भी इसका जो एरिया है वो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड, इसमें हाफ नहीं होता है। समचतुष्फलक का आयतन ए डॉट बी क्रॉस, ये ग्रेडियंट कर लिया भी आपको आगे पढ़ेंगे। अब मात्रक और विमाओं में आते हैं तो भौतिक राशि में आपके देखिए ये रिलेशन होता है, ई किसी भौतिक राशि की इकाई है और एन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई संख्या है, ठीक है, आंकिक मान भी कह सकते हैं इसे। तो किसी भी इकाई और आंकिक मान का गुणनफल एक नियतांक होता है,
ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। और 2 के लिए अगर हम यही रिलेशन बनाएं तो n1 u1 बराबर, ये एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के काम आएगा। अगर हमें एक आंकिक मान को दूसरी पद्धति में निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं, या हम ये कहें कि आंकिक मान और उसकी यूनिट का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है। अब आते हैं इसमें जो मूलभूत राशियां हैं, और डायमेंशन के लिए हमें इन्हीं को यूज करना होगा। तो L लंबाई की है, ये द्रव्यमान है, ये आपका समय है, ये वैद्युत धारा है, ताप का थीटा से लेंगे, और कैंडला CD और मोल, ये मुख्य रूप से इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको विमाओं में। तो विमीय सूत्र को हम बड़े फैक्टर में लिखते हैं, और जो पद्धतियाँ होती हैं वो भी आप जानते होंगे, MKS, CGS और फुट पाउंड सेकेंड। ये MKS है, ये CGS है, और ये फुट पाउंड सेकेंड है। और रूपांतरण हमें एक पद्धति दूसरी पद्धति में करना है तो इस तरह कर सकते हैं, इनकी डायमेंशन लेके। और त्रुटि है आपकी प्रतिशत त्रुटि और अनुपातिक त्रुटि, ठीक है। तो त्रुटि में हम अगर बात करें सीधे, तो सीधे प्रतिशत त्रुटि का आप ये सूत्र याद रखेंगे। किसी भी चीज़ की प्रतिशत त्रुटि है, परसेंटेज एरर, ये बराबर होगी मानों में अंतर, जिस चीज़ की भी बात हो रही है, मानों में अंतर, जो भी मान की हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी, बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो इससे हम प्रतिशत चेंज हमेशा निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण की स्टैंडर्ड वैल्यू हम जानते हैं 9.8, और आपने प्रैक्टिकल किया और G' आपका आया 9 मान लीजिए 5 आया। हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो फिर यही लगाएंगे, मानों में अंतर होगा आपका 9.8 माइनस 9.5 बटे प्रारंभिक मान या प्रमाणिक मान और गुणा 100। यहाँ से एरर निकल आएगा आपका। ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। अगर इस तरह सम है तो इनका डेल्टा x भी सम में हो जाएगा, माइनस है तो भी प्रतिशत के लिए जोड़ देंगे इन्हें, अपॉन में भी लॉग लेके करेंगे तो ये बनेगा सूत्र। और पावर है अगर इस तरह देखिए तो ये पावर आगे आ जाएंगे, ये आंशिक अवकलन से आता है लेकिन आप सीधे याद रखेंगे, और ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। सार्थक अंक भी आप जानते होंगे, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे कोई संख्या 1 2 3 4 है तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। 2 अशून्य अंक के बीच में आने वाली सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे 1 और 7 है, 2 अशून्य अंक हैं, इनके बीच में 2 जीरो हैं तो ये दोनों सार्थक में काउंट होंगे, ठीक है। तो इसके 4 सार्थक अंक। अगर इस तरह है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट भी लगा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, 1 और 9 आपके अशून्य हैं इसलिए ये काउंट होंगे आपके, पॉइंट भी लगा है तब भी। एक से छोटी संख्या में दशमलव के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाएं स्थित सभी शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। जैसे 0.0084 है तो इसमें 2 ही सार्थक अंक लिए जाएंगे। ये दशमलव भाग में अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो ये उदाहरण दिया है, यानी ये तो नहीं गिने जाएंगे लेकिन ये गिने जाएंगे, तो यहाँ 3 सार्थक अंक हो जाएंगे ये, ठीक है। और इसमें भी जैसे लिखा हो 1.00 ये हो तो इसमें 3 सार्थक अंक कहे जाएंगे, ये ध्यान देंगे। ये एग्जाम्पल, तो ये उदाहरण आप पढ़ लेंगे, सार्थक अंक आसानी से लिख लेंगे। इनको जोड़ना घटाना है तो ये भी यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसे देख सकते हैं। और कुछ ये वैल्यूज़ दी गई हैं, वैसे आपको ज़्यादातर गिवन होती हैं लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है इतने मीटर, ये डिस्टेंस के लिए ही है। और लाइट ईयर प्रकाश वर्ष आपकी दूरी होती है 9.6 × 10⁻15 मीटर। और ये तो कम चलता है, माइक्रोन में 10⁻⁻6 होंगे, नैनो में -9, अंगस्ट्राम में 10⁻10 और एक फर्मी में 10⁻15 मीटर, ठीक है। इनका ज़्यादा यूज है। और ये कुछ द्रव्यमान वाले मात्रक दिए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक आपकी समय की इकाई है। अब आते हैं 1D मोशन में। तो 1D मोशन में आपको बेसिकली सबसे पहले यहाँ से चीज़ें क्लियर करनी है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में सबसे पहले तो जो मेन अंतर है वो है आपका सदिश और अदिश का। तो विस्थापन होता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला वेक्टर या 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन बनती है। और दूरी होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई पार्टिकल। मार्ग, कोई भी कण जिस मार्ग पर चलता है उसकी लंबाई आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, दूरी। इसी तरह
कोई कण है ए से बी में इस रास्ते से गया है, जैसा ये फिगर में है, और दो पाथ हैं, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, डॉट डॉट करके जो बना है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये जो पाथ 1 है ए से बी तक, इस मार्ग पे कण चला है, तो ये पूरी लेंथ आपकी होगी दूरी के बराबर, इसकी लंबाई जो भी होगी वो दूरी है। और ए और बी के बीच मिलाने वाला जो पॉइंट है ये आपका विस्थापन होगा। जो पाथ 2 है ये विस्थापन के इक्वल होगा, और ये जो एक्चुअल मार्ग की लंबाई है ये दूरी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आदेश और सदिश का। और इसमें तात्कालिक में भी आपको पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का अब आपको ध्यान देना है। देखिए ये कुछ सूत्र और डेरिवेशन वाली चीज़ें दी गई हैं, मैं अलग अलग वीडियो में बात कर लूँगा। तो देखिए सबसे पहले आते हैं विस्थापन में, जो कि वेक्टर है। अगर हमें 2 पॉइंट कोई गिवन है, उनका बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटा देंगे। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है दैट इज आर एफ, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनको मिलाने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो अब विस्थापन के बाद बात होगी वेग की और औसत वेग की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन कराना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सदिश ले रहा हूँ और यहाँ पे अदिश ले रहा हूँ। तो सदिश में जैसे विस्थापन हो गया, तो अदिश में उसी को हम बोलेंगे दूरी। यहाँ पे आपकी सदिश में होगा वेग और अदिश के केस में यही बन जाएगी चाल, जब दिशा की बात नहीं होगी। और आता है औसत वेग, ये शब्द आएंगे, तो ये बनेगा आपका औसत चाल। यानी अदिश राशियों में इस तरह मामला आएगा और सदिश में ये मामले आएंगे। तो जैसा कि विस्थापन तो आप समझ गए होंगे, और वेग होता है आपका विस्थापन बटे समयांतराल, और औसत वेग होगा जितने भी टाइम इंटरवल में बात हो रही है उसका विस्थापन बटे समयांतराल होगा आपका T2 माइनस T1 इन जनरल। और जब ये समयांतराल बहुत कम हो जाता है, जैसे मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू होती है ds अपॉन dt। और इसी को अगर मुझे एवरेज बनाना है तो मैं पहले एवरेज लिखूं फिर ये बनाएंगे। तो v एवरेज बराबर होता है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब मैं समयांतराल बहुत छोटा कर दूं तो ये एक पॉइंट का शो हो जाएगा। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है जो वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस के केस में वी वेक्टर आपका मिलेगा डी एस ओवर डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्कालिक वेग इसे कहेंगे, उस समय का वेग है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का शो होगा ये। ठीक है, अब औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय, इस पे ये जो व्यंजक दिख रहे हैं मैं इनकी अभी बात कर लेता हूँ, ये इजली आप समझ जाएंगे। ये सारे केस आप अभी क्लियर कराता हूँ। ये औसत वेग और चाल, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। और दूरी विस्थापन में अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो देखिए इन जनरल अगर हम बात करें व्यापक रूप से हम कह सकते हैं इन जनरल डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है विस्थापन से, या दूरी बटे विस्थापन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और बराबर तब होगा जब कण सरल रेखा में चल रहा होगा। अगर कण सरल रेखा में चल रहा है तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, यानी डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही है, उतने अंतराल में दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। ठीक है, सरल रेखा में हमेशा ये मिलेगा, सरल रेखी मार्ग में कण चलेगा तो ये चीज़ हमेशा होगी। अब इन सूत्रों को जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग, जरा इन पे बात कर लेते हैं। तो औसत चाल, औसत वेग, और हम अलग अलग कंडीशन में इसकी बात करेंगे। तो चलिए मैं इधर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं औसत चाल। ठीक है, तो औसत से आपको पता चल रहा है कि ये पर्याप्त इसमें कोई इंटरवल लिए गए हैं। तो मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले एक कण है, कोई बिंदु ए से चलना शुरू किया और मान लीजिए बी पे आया,
और इसमें दो अलग अलग इंटरवल हमें मान लीजिए दिए गए हों कि एक इंटरवल AC वाला है S1 का और एक इंटरवल BC वाला है S2 का, और A से C तक मान लीजिए T1 समय है और C से B तक मान लीजिए T2 समय है, और ये इतनी चीज़ें हमें गिवन है। तो VAB अगर हमें A और B के बीच औसत चाल निकालनी है, अदिश राशि है चाल, तो VAB बराबर होगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना हो जाएगा, अलग अलग इंटरवल का दिया है तो T1 प्लस T2, और इस तरह अंतराल कई दिए जा सकते हैं बढ़ा के, इसी तरह S3 और T3 और ये इस तरह जनरलाइज किया गया है वहाँ पे, तो जितने भी होंगे अलग अलग ऐड हो जाएंगे ऐसे। तो अगर हमें दूरी अलग अलग दी है, समय दिया है, तब तो औसत चाल आपकी डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगी। अब मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें गायब करके यहाँ ये तो S और T के फॉर्म में है। अब हम लेते हैं कि यदि हमें वेग दिए हों, यहाँ पे ये पहला केस आप कह सकते हैं, इसमें आपको अंतराल के जो वैल्यू हैं वो अंतराल में आपको समय दिया गया है और दूरियां दी गई हैं अलग अलग, यानी T दिया है और S, तो ये तो ठीक है, सीधे सीधे जोड़ देंगे। अब आते हैं, मान लीजिए कई अंतराल हमें यहाँ फिर दिए हैं अलग अलग, A B C D ऐसे कई अंतराल मान के चलेंगे। मान लीजिए कि A से B तक चाल है उसकी V1 और समय है T1, और ये है V2 और ये है T2, इसी तरह ये V3 चाल है और ये समय T3 लगा। तो इस तरह हमें गिवन कई समय अंतरालों के हमें वेग दिए हैं और यहाँ पे T1 T2 उनके समय भी दिए हैं। अब मान लीजिए हमें औसत चाल निकालनी है, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी, फॉर्मूला वही रहेगा, चीज़ें हमें इसके फॉर्म में अब रखनी पड़ेंगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, अब हमें दूरी बराबर यहाँ निकलेगा चाल गुणा समय से, ठीक है। तो दूरी बराबर, पहली दूरी अगर हमें निकालनी है S1 A से B तक की, तो चाल गुणा समय, तो पहली दूरी आएगी V1 T1, फिर इसी तरह दूसरी आएगी V2 T2, V3 T3, और अपॉन में कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि अगर समान समय लग रहा है सभी अंतराल में, तो आप देख सकते हैं कि यदि समयांतराल समान हो, देखिए यदि समयांतराल समान हो, ठीक है, तो इसका मतलब है T1 T2 T3 ये सब इक्वल हों, मान लिया कि सबके मान T के इक्वल हैं, तो आपका जो V एवरेज है किसी भी इंटरवल्स के लिए, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और अपॉन में आपका आ जाएगा अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 जितने भी टाइम है तो यहाँ n आ जाएगा, n अगर इंटरवल दिए हैं तो सीधे सीधे औसत के बराबर हो जाएगा उनकी, V1 V2 V3 और Vn के औसत के बराबर। ये औसत है आपका सभी अलग अलग चालों का, तो जो औसत चाल होगी वो अलग अलग चालों के औसत के बराबर होगी यदि समान समयांतराल में ये चल रहा है, समयांतराल समान दिया हो तब की ये बात है, ठीक है। तो इस तरह जो भी केस बनेंगे हम पर्टिकुलर यहाँ से हमेशा बात कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें छोटे वेग दूरी और चाल में, तो मैं यहाँ पे आपको एक जो अच्छा क्वेश्चन है अलग अलग इंटरवल वाला, जिसमें क्वेश्चन ऑफ मोशन भी रहेंगी, उस पर हम बात करते हैं अभी। ये औसत चाल में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमेशा आपको कुल दूरी बटे कुल समय से अलग अलग काउंट करके चीज़ों को निकालना है। और यहीं पे अगर वेक्टर फॉर्म में है औसत वेग अगर हमें बात हो रही है, तो अब ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि औसत वेग सदिश राशि होगी, वेग सदिश है तो औसत वेग भी सदिश होगा, और चाल अदिश थी तो इसलिए हमने यहाँ पे सीधे सीधे कुल दूरी बटे कुल समय जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे औसत वेग होगा आपका डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, यानी विस्थापन जितने के लिए हमें औसत वेग निकालना है उतने का विस्थापन अपॉन समय अंतराल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा VAB अगर हमें लिखना है तो डेल्टा VAB मतलब कोई दो पॉइंट हैं उनके बीच का हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, A और B के बीच कोई चीज़ हमें गिवन हो, दो कंडीशन की बात हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा SAB यानी AB का डिस्प्लेसमेंट और A और B के बीच का समय TAB कह सकते हैं इसे। तो जितने
के लिए औसत पूछ रहा है, उतने का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, उतने में कितना समय लगा है वो अलग से चाहिए होगा। इसी तरह औसत त्वरण भी निकल आएंगे। तो त्वरण के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन, तो त्वरण में सबसे पहले आपकी परिभाषा है एक्सीलरेशन की, तो वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तभी एक्सीलरेशन होगा। तो वेग के चेंज में अगर हम समय से भाग दे दें, वेग परिवर्तन की दर बराबर होगी त्वरण की। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि यदि वेग नियत है, अगर वेग नियत है तो एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, जीरो। ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि त्वरण में हमें परिवर्तन निकालना है, तो परिवर्तन जीरो होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसको मैथमेटिकली भी हम समझ सकते हैं। देखिए, ये आपने मैथ में पढ़ा है कि अगर v किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे v बराबर हमें k दिया है, और k यानी k आपका समय दूरी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं कर रहा है, k कोई कांस्टेंट है। अब हम कहें कि v इक्वल टू k से आप वेलोसिटी निकालिए इस पार्टिकल की, वेलोसिटी गिवन हो, एक्सीलरेशन निकालिए। तो a बराबर होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv बटे dt। तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे k का, यानी dy dt ऑफ k, तो ये क्या आएगा, जीरो। यानी यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट इम्प्लाइज a बराबर जीरो, और a बराबर जीरो इम्प्लाइज v कांस्टेंट। और एक चीज़ और हो सकती है कि पार्टिकल गति भी ना कर रहा हो। तो यहाँ से तो एक ही चीज़ निकलेगी, अगर v कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, और अगर a जीरो है तो a जीरो दो प्रकार से हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही हो या पार्टिकल गति ना कर रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन भी इसके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम प्रोजेक्टाइल और इसकी बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से आते हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ, किसी कण का विस्थापन शून्य है तो तय दूरी शून्य भी हो सकती है और नहीं भी। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हम ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट से इस तरह चल के यहाँ फिर इसी पे आ गए, तो यहाँ पे दूरी देखिए आपने इतनी, विस्थापन जीरो है, हम ए से चले पे ही फिर वापस आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूरी तो हमने ये चली है, ये लंबाई दूरी होगी और विस्थापन जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है। तो यहाँ से निष्कर्ष पूछा जा रहा है कि विस्थापन शून्य है तो क्या दूरी भी शून्य होगी, तो आप कहेंगे नहीं, इन जनरल कभी कभार हो भी सकती है, इन जनरल ये बराबर नहीं होगा ऐसा, यानी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों चीज़ें आपकी सही रहेंगी, क्योंकि विस्थापन जीरो और प्रकार से भी हो सकता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट वही हो तो भी हो सकता है, और कण ना चले तब भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। औसत गति करता है कण एक ही दिशा में, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव है छोटा सा। हाँ, इस पे आते हैं। एक कार सीधी सड़क पर 1/3 दूरी इतनी चाल से तथा शेष बची हुई दूरी इतनी चाल से तय करती है, औसत चाल बताइए। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है 2 इंटरवल की बात हो रही है, तो दोनों इंटरवल यहाँ बना लेंगे कोई भी पॉइंट डाल के। तो 1/3 और शेष दूरी, तो पूरी दूरी हम s मान लें अगर, तो ये s/3 हो गई और शेष हो गई आपकी 2s/3, क्योंकि 1/3 और बाकी की बात कर रहा है। तो 2 इंटरवल में एक 1/3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2/3। अब हमें यहाँ पे दूरियों का रिलेशन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे औसत चाल है, ए से सी तक की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसी में रहने दें, और दूरियाँ भी मैं किलोमीटर में मान लेता हूँ। और v2 हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ औसत चाल निकालनी, तो औसत चाल का सूत्र वही है, लेकिन फिर हम देखेंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमेशा यही रहेगा, और चीज़ें आपको अलग अलग बदलनी पड़ेंगी। तो यहाँ कुल दूरी में 2 तरह की दूरी की बात हो रही है, तो ये और ये ऐड हो जाएगी सीधे, तो कुल दूरी ऐसे, या इनको अलग अलग भी जोड़ेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। और समय में आपका T1 + T2 2 इंटरवल, यानी AC इंटरवल का समय और CB इंटरवल या BC इंटरवल का समय। अब ये हमें अलग अलग निकालना होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो TAC होगा, दूरी कितनी है s/3 और चाल है 20,
तो ये S/60 हो जाएगा। इसी तरह TCB या TBC होगा 2S/3 में भाग होगा आपका 60 का, तो S/90। तो ये दोनों समय भी आ गए। अब हम यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, तो S/60 प्लस S/90। तो इसका हम एलसीएम लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे SS कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 60 गुणा 90 और बटे में आएगा 90 प्लस 60 एलसीएम लेके। तो यहाँ पे आया आपका 150, तो एक जीरो कट जाएगा और ये 540 और यहाँ पे आया है आपका 150, तो 15 बचेगा। अब हम इसका डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और ये 15 × 45, अब ये बचेंगे 9, तो 15 छक्का 90, तो ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 10 किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से तथा 10 किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से, तो औसत चाल बताइए। तो यहाँ भी हमें समय निकालना होगा अलग अलग। तो औसत चाल होता है कुल दूरी, दो इंटरवल की बात हो रही है तो हम अलग अलग मान लें S1 प्लस S2, कुल समय दो अंतरालों का ये मान लिया। तो दूरियां हमें दी हैं सीधे सीधे 10 और इसकी भी 10, तो दो अंतराल 10-10 के। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो पहला समय होगा दूरी 10 और चाल है 100। इसी तरह दूसरे में दूरी 10 ही है और चाल है 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें औसत चाल मिल जाएगी। और यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको ये दूरियाँ किलोमीटर में दी हैं और आंसर में आपको मीटर पर सेकंड दिख रहा है, तो हमें 10 को इसको मीटर में बदल लेना है, 10 किलोमीटर को। तो जहाँ जहाँ भी आया है तो इसको हम 10 गुणा 10 घात -3 दोनों में आएगा, कॉमन ले लेंगे और इधर से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी आप किलोमीटर में ही बदलोगे तो कट के यही आएगा। अब आगे इसको हल करें तो ये 20 हो जाएगा। वैसे चाल हम यहाँ पे अगर इसको चेंज भी करते हैं यहाँ दोनों जगह, तो 10 की पावर -3 कॉमन रहेगा, इसी तरह यहाँ से भी रहेगा, तो सीधे सीधे वो कट जाएंगे। तो आप यहाँ ना भी बदलेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी याद डालें। और इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये 10 कॉमन ले लें, तो ये आपका बचेगा 150 और ऊपर आपका जाएगा 5000, 3 जीरो रहेंगी। मैंने सीधे सीधे ऐड किया है, एक जीरो काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 10,000 बटे 15। अब भाग दे देंगे इसे, तो ये आपका 66.7। ठीक है, भाग दे लेंगे आसानी से आप। हाँ, विरामावस्था t बराबर 0 से गतिशील किसी कण का विस्थापन S बराबर इतने द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह समय जिस पर वेग पुनः शून्य हो जाए। तो हमें वो t निकालना है जब v बराबर 0 हो, उस समय t की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। वेग, तो हम वेग को निकाल के 0 करा देंगे। तो S हमें गिवन है और ये भी दिया है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो S बराबर है 6t² माइनस t³। तो हम सीधे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये होगा ds/dt, ये होगा 12t माइनस 3t²। अब हम वह समय जब वेग शून्य हो, तो ये वेग मिल जाएगा। अब वेग को 0 करके समय निकाल लीजिए, v बराबर 0 इम्प्लाई, तो ये 0 के इक्वल होगा, इक्वल टू 0। तो ये आपका 4t बराबर t², एक t कैंसिल हो जाएगा, t बराबर 0 छोड़ देंगे तो 4 सेकंड आपको ये इजली मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्न है इसका मैं बहुत ही जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी डालूंगा, और ख़ासकर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये रिवीजन कराया है, और जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो भी डालता हूँ। थैंक यू।